दोस्तों, माँ शब्द सुनते ही लोगों के मन में ममता और प्यार की भावना आती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसी लड़की जिसने अपनी ही माँ का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया था और बचने के लिए उस वक्त पागल होने का सहारा लिया, तो शायद आपको इस पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है। बात दरअसल नवंबर 2020 में एक वीडियो के तेजी से टिकटॉक पर वायरल होने से शुरू होती है, जिसमें एक क्यूट सी दिखने वाली लड़की कोर्ट रूम के अंदर है और कैमरे को देखकर अजीब अजीब इशारे कर रही है और फेस बना रही है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोग इसे अलग अलग अकाउंट से शेयर करते हैं और इसके साथ डुएट बनाने लगते हैं। स्वीट बट साइको गाने के साथ लोग इसे शेयर कर रहे थे और यहाँ तक कि लोग सोशल मीडिया पर इसके नाम का एक फैंस पेज भी बना लेते हैं, बिना इस लड़की की हकीकत जाने कि ये कौन है और इसने क्या जुर्म किया है। लोगों का बस ये कहना था कि इसे सजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो क्यूट दिखती है और मासूम है। लेकिन जब लोगों को इस लड़की के वहशीपन की कहानी का पता चला तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। मैं जिस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है इज़ाबेला गुज़मैन, जो अपनी माँ युनमी होय और सौतेले पिता रेयान होय के साथ अमेरिका में कोलोराडो के अरोरा शहर में रहा करती थी। उसकी कोर्ट में पहुंचने की कहानी की शुरुआत 27 अगस्त 2013 को होती है और उस वक्त उसकी जो उम्र थी वो महज 18 साल थी। इज़ाबेला गुज़मैन का जन्म 9 जून 1995 को इसी अरोरा शहर में हुआ था, लेकिन उस वक्त वो अपने सगे पिता रिचर्ड गुज़मैन और माँ युनमी होय के साथ रहा करती थी। दोनों माँ और पिता इज़ाबेला को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए दोनों मिलकर उसके नाम से एक बेलास पोर्ट्रेट स्टूडियो भी ओपन करते हैं। इज़ाबेला भी अपने माँ और पापा से बहुत प्यार करती थी, खासकर अपने पिता रॉबर्ट गुज़मैन से। लेकिन 1999 आते आते रिचर्ड और युनमी होय के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी और फिर बात इतनी बड़ी कि आखिरकार दिसंबर 1999 में दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। उस वक्त इज़ाबेला की उम्र सिर्फ 4 साल थी, इसलिए उसकी कस्टडी उसकी माँ युनमी होय को मिलती है। लेकिन इज़ाबेला बचपन से ही काफ़ी ज़िद्दी थी और तलाक होने के बाद उसका रवैया अपनी माँ के प्रति और भी ज़्यादा ज़िद्दी और चिड़चिड़ा हो गया था। और जब साल 2000 में उसकी माँ ने रेयान होय नाम के एक शख्स से दूसरी शादी कर ली तो इस बात ने इज़ाबेला को गुस्से से भर दिया और वो अपनी माँ से नफरत करने लगी, क्योंकि उसे अब लग रहा था कि उसके पिता की जगह अब एक दूसरे इंसान ने ले ली है। इसी कारण अब वो बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई थी और जब वो 7 साल की हुई तो अब उसे संभालना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए युनमी होय ने उसे उसके पिता रॉबर्ट गुज़मैन के पास रहने के लिए भेज दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो फिर से अपनी माँ के पास रहने के लिए वापस आ जाती है, लेकिन उसके रवैये में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया था और 14 साल की उम्र होने के बाद वो पूरी तरह से हाथ से निकल गई थी। अब उसने अपने धर्म को भी छोड़ दिया था। दरअसल इज़ाबेला और उसके माता पिता यहोवा विटनेस थे, जो ईसाई धर्म की ही एक शाख है। ये लोग ना तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और ना ही क्रिसमस। अब इज़ाबेला अक्सर अपनी माँ से लड़ती और उसे बुरा भला कहती। वो अपनी माँ से महंगी महंगी चीज़ों की डिमांड करने लगी और जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती तो वो इस बात पर अपनी माँ से लड़ा करती थी। अब आगे की कहानी कुछ यूँ है कि इज़ाबेला की माँ को उसके पड़ोसी पहले भी कई बार शिकायत कर चुके थे कि जब वो घर पर नहीं होती है तो इज़ाबेला अलग अलग लड़कों को घर पर बुलाती है और वो लड़के किसी के आने की आहट सुनने पर खिड़की से भाग जाया करते थे। लेकिन युनमी होय को इस पर तब तक यकीन नहीं हुआ जब तक एक रात जब वो काम खत्म करके घर लौट रही थी और जैसे ही वो अपनी गाड़ी घर के पास रोकती है तभी वो देखती है कि एक लड़का इज़ाबेला के कमरे की खिड़की से बाहर कूदता है और भाग जाता है। इसके बाद वो अपने पति यानी कि इज़ाबेला के सौतेले पिता रेयान होय के साथ इज़ाबेला के कमरे में पहुंचती है और उससे उन लड़कों के बारे में पूछती है और उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो हर बार की तरह उल्टा अपनी माँ पर चिल्लाने और लड़ने लगती है। और हद तो तब हो गई जब इस बार वो अपनी माँ के चेहरे पर ही थूक कर वहाँ से चली जाती है। इस बात ने इज़ाबेला की माँ युनमी होय को बेहद डरा दिया था। वो इतना डर गई थी कि उसे अकेले सोने से भी डर लग रहा था। उस रात वो कमरे को अंदर से लॉक करके अपने पति के साथ गुजारती है। अगली सुबह उसे अपने फ़ोन पर एक एसएमएस मिलता है जो पिछली रात इज़ाबेला ने उसे भेजा था। उसे पढ़कर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसमें लिखा था यू विल पे,
यानी कि तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसके बाद युनमी हॉय पुलिस को बुलाना सही समझती है और उन्हें पूरी बात बताती है। पुलिस घर पर आती है और इजाबेला को समझाती है और वार्निंग भी देती है कि अगर उसने अपना रवैया ठीक नहीं किया तो उसकी माँ उसे घर से निकाल सकती है, क्योंकि अमेरिका में कोई भी माँ बाप अपने 18 साल के बेटे या बेटी को घर से निकाल सकते हैं और ये लीगल है। इसके बाद युनमी होय अपने पोर्ट्रेट स्टूडियो पर काम पर चली जाती है, जहां पर वो अपने पहले पति के साथ काम किया करती थी। हालांकि दोनों का तलाक हो चुका था, लेकिन दोनों फिर भी साथ में काम किया करते थे। वहां वो रॉबर्ट गुज़मैन को इजाबेला की हरकतों के बारे में बताती है और वो कहती है कि वो चाहती है कि वो इजाबेला से बात करे और उसे समझाए। इसके बाद रिचर्ड गुज़मैन युनमी होय के घर जाते हैं। इस सारे दिन इजाबेला अपने कमरे में ही रहती है और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था। लेकिन जब उसके पिता रॉबर्ट गुज़मैन उससे मिलने पहुंचे तो वो दरवाज़ा खोल देती है और फिर उसके बाद उसके पिता उसे बाहर बैकयार्ड की तरफ ले जाते हैं और बेंच पर शांति से बैठकर उसे समझाते हैं कि उसे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, उसे अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और अपनी माँ से अच्छे से पेश आना चाहिए। इजाबेला इस दौरान उनकी सारी बातें सुनती रही और अपना सिर हाँ में हिला रही थी। अब रॉबर्ट गुज़मैन को लग रहा था कि वो अपने आप को बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो उनकी किसी भी बात पर ध्यान दे ही नहीं रही थी। वो उनकी सारी बातें इग्नोर कर रही थी। लगभग 1 से 1.5 घंटा उसे समझाने के बाद रॉबर्ट गुज़मैन वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद फिर इजाबेला अपने कमरे में चली जाती है। अब रात करीब 9:30 बजे युनमी होय काम खत्म करके घर पहुंचती है और अपने पति रियान होय से पूछती है कि इजाबेला कहाँ है। वो जवाब देता है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मैंने उसे 1 घंटे पहले किचन में देखा था। इसके बाद युनमी होय खाने का पैकेट जो वह मैकडॉनल्ड से अपने पति के लिए लाई थी उसे देकर वो ऊपर बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और रियान होय आराम से लिविंग रूम में बैठकर वो खाना खाने लगता है। अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि रियान को ऊपर बाथरूम से बहुत जोर से गिरने की आवाज़ आती है और उसके बाद उसे अपनी पत्नी युनमी होय के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रही थी। इसके बाद रियान खाना छोड़कर सीधा ऊपर बाथरूम की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर उसे बाथरूम के अंदर इजाबेला की एक झलक दिखाई देती है, लेकिन वो जैसे ही बाथरूम के अंदर घुसने की कोशिश करता है, इजाबेला पूरी जान लगाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है और इसके बाद रियान लगातार दरवाज़ा पीटता रहता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। फिर उसकी नज़र दरवाजे के नीचे पड़ती है, जहाँ से खून रिस रिस कर बाहर आ रहा था। इसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है और वो भागकर नीचे जाता है और 911 पर कॉल कर देता है और कहता है कि उसकी पत्नी युनमी होय और उसकी सौतेली बेटी इजाबेला ऊपर बाथरूम में बंद हैं और दरवाजे के नीचे से खून रिस रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी सौतेली बेटी ने अपनी माँ पर जानलेवा हमला कर दिया है। बात करते करते वो फिर एक बार बाथरूम के पास जाता है और उसे अपनी पत्नी की आखिरी आवाज़ सुनाई पड़ती है और उसके शब्द थे यहोवा। फिर इसके थोड़ी ही देर के बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और इजाबेला बाहर आती है। उसके एक हाथ में चाकू था जिसमें से अभी भी खून टपक रहा था। एक पल के लिए रियान होय की सांसें थम जाती हैं। उसे लग रहा था कि अगला नंबर उसका ही है, लेकिन इजाबेला ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और नीचे उतरकर सीधा बैकयार्ड की तरफ चली जाती है। इसके बाद रियान होय बाथरूम के अंदर जाता है और अपनी पत्नी की हालत देखकर वो लगभग बेहोश ही होने वाला था, लेकिन उसने अपने आप को किसी तरह संभाला। उसकी बीवी की नंगी लाश बाथरूम के फर्श पर पड़ी थी और चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था और पास में ही एक बेसबॉल बैट भी पड़ा हुआ था। युनमी होय के गले पर एक गहरा कट का निशान था और चेहरे और छाती पर अनगिनत चाकुओं के निशान थे। बस अब इसके थोड़ी ही देर के बाद 10:16 पर पुलिस वहां पहुंच जाती है और लाश का मुआयना करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद वो पूछते हैं कि इजाबेला कहाँ है। रियान होय ने उन्हें बताया कि उसने उसे आखिरी बार बैकयार्ड की तरफ जाते हुए देखा था। अब पुलिस वाले घर और बैकयार्ड में उसे तलाश करते हैं, लेकिन कोई पता नहीं चलता। इजाबेला कहीं नहीं थी। अब पुलिस पूरे अरोरा शहर की पुलिस को अलर्ट कर देती है और मीडिया में भी इसकी खबर फैल जाती है कि एक लड़की जिसका नाम इजाबेला है उस पर मर्डर का शक है और उसके पास हथियार भी है।
तो सबको अलर्ट रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो और लोगों के लिए भी खतरा हो सकती थी। अब पूरी रात इसी तरह बीत जाती है और अगली सुबह यानी कि 29 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पता चलता है कि युनमी होय पर 79 बार चाकू से वार किया गया था। 50 बार उसके सिर पर, बाकी वार गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर किए गए थे और ऐसा करने से पहले उसे बेसबॉल बैट से भी काफी पीटा गया था। अब ये खबर आने के कुछ ही देर बाद पूरे अमेरिका में कोहराम मच जाता है और ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि एक बेटी ने अपनी सगी माँ का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। इसके बाद करीब 11:30 पर पुलिस को 911 पर गुमनाम शख्स का कॉल आता है और उसमें बताया जाता है कि 2852 साउथ पार्कर रोड के पार्किंग लॉट में एक गाड़ी के अंदर खून से सनी एक लाश पड़ी हुई है। खबर मिलते ही अरोरा पुलिस तुरंत साउथ पार्कर रोड की तरफ निकलती है, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो लाश गाड़ी से गायब हो चुकी थी। लेकिन गाड़ी की हालत देखकर सच में ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस सादी वर्दी में आसपास सर्च करने लगती है, लेकिन 2 घंटे बीत जाते हैं, फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता है और तभी उन्हें एक लड़की सामने से आती हुई दिखती है, जो दिखने में इजाबेला जैसी लग रही थी। अब ये कन्फर्म करने के लिए एक अंडरकवर ऑफिसर जो सादी वर्दी में था उसके पास जाता है और करीब से देखने के बाद उसे यकीन हो गया था कि यही इजाबेला है। अब वो इजाबेला के पीछे पीछे चलने लगता है और इसके बाद 2 और सादी वर्दी में पुलिस वाले उसके साथ साथ चलने लगते हैं और वो जैसे ही पास की झाड़ियों में पहुंचती है, पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और अपनी बंदूक उस पर तान देते हैं। लेकिन इजाबेला अब भी झूठ बोलने की कोशिश करती है और कहती है कि उन्होंने गलत लड़की को गिरफ्तार किया है। यहाँ तक कि जब पुलिस वालों ने उसकी पहचान के लिए उसे उसकी आईडी दिखाई तो उसने कहा कि आईडी वाली लड़की की शक्ल तो उससे जरूर मिलती है, लेकिन वो इजाबेला गुज़मैन नहीं है। बल्कि उसने कहा कि उसका नाम समैंथा गोंजालिस है और वो सिनसिनाटी ओहायो में रहती है। लेकिन उसके कपड़े और उस पर लगा खून ये साफ साफ इशारा कर रहे थे कि वो ही इजाबेला गुज़मैन है। इसलिए पुलिस वाले जानते थे कि वो झूठ बोल रही है और आखिरकार मर्डर के करीब 16 घंटे बाद 29 अगस्त 2013 दोपहर 2 बजे पुलिस उसे उसके घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर साउथ पार्कर रोड के पार्किंग लॉट से गिरफ्तार कर लेती है। और बाद में पता चला कि गाड़ी में जो लाश पड़ी थी वो हकीकत में कोई लाश नहीं बल्कि इजाबेला थी और वो रात में अपनी माँ का कत्ल करने के बाद घर से गाड़ी उठाकर इस पार्किंग लॉट में आकर पार्क करती है और यहीं गाड़ी की बैक सीट पर सो जाती है। खैर, इजाबेला को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए और फिर उसे जुडिशियल कस्टडी पर अरोरा सिटी जेल में भेज दिया गया। इसके करीब 1 हफ्ते के बाद 5 सितंबर 2013 को इजाबेला को कोलोराडो के एरापाहो काउंटी कोर्ट में पेश होना था, जहां उस पर कोर्ट की तरफ से चार्जेस लगाए जाते। मगर उस सुबह इजाबेला ने कोर्ट जाने से ही मना कर दिया और वो अपने सेल से बाहर आ ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से हुआ ये कि कोर्ट की सुनवाई को दोपहर तक टालना पड़ गया। लेकिन बाद में किसी तरह जबरदस्ती उसे खींचकर उसे उसके सेल से बाहर निकाला गया और कोर्ट में पेश किया गया। उस दिन वह सुबह से ही नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं कर रही थी। पहले तो उसने कोर्ट में आने से मना किया, जिसकी वजह से उसे जबरदस्ती लाना पड़ा और जब वो कोर्ट पहुंची तो मीडिया के कैमरे को देखकर अजीब अजीब हरकतें करने लगी। कभी वो मीडिया के कैमरे को देखकर मुस्कुरा रही थी तो कभी अजीब अजीब से चेहरे बना रही थी। एरापाहो काउंटी कोर्ट के जज ने इजाबेला पर मर्डर और वायलेंस के चार्जेस लगाए और साथ ही जब तक उसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता तब तक वो कोई बेल भी नहीं ले सकती थी। इसके बाद करीब 9 महीने बीत गए और जून 2014 में इजाबेला गुज़मैन का ट्रायल शुरू हुआ और क्योंकि उसने जब अपनी माँ का कत्ल किया था तो वो एक 18 साल की एडल्ट थी और जिस बेरहमी से उसने अपनी माँ पर 79 बार चाकू से वार किया था उसे देखकर ये पक्का था कि इजाबेला को मैक्सिमम सजा डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। मगर कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, इजाबेला के वकील ने जज के सामने डॉक्टर रिचर्ड पाउंड्स की एक रिपोर्ट पेश की जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि इजाबेला की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया नाम की दिमागी बीमारी से जूझ रही है। बाद में अपनी गवाही में भी डॉक्टर रिचर्ड पाउंड्स ने इजाबेला की दिमागी बीमारी को सही ठहराया। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट में यह भी बताया कि जिस वक्त इजाबेला अपनी मां का कत्ल कर रही थी
उसे पता ही नहीं था कि वो अपनी माँ को मार रही थी, बल्कि उसे लगा कि वो एक सेसेलिया नाम की औरत को मार रही है और ऐसा करने के लिए उसे सपने आते थे। और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके हिसाब से पूरी दुनिया खत्म हो जाती। कोर्ट के जज जॉर्ज ब्राउचलर ने सारी रिपोर्टें और दलीलें देखने और सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया और उस फैसले में इसाबेला की दिमागी हालत ठीक न होने के कारण उसे कोई सजा नहीं सुनाई और उसके इलाज के लिए उसे कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया और कहा गया कि जब तक इसाबेला अपने और समाज के लिए खतरा नहीं रह जाती तब तक वो वहीं रहेगी। अब इसमें चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे या फिर पूरी जिंदगी। तो इसके बाद इसाबेला को कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया और अगले करीब 6 साल तक वो वहीं रही और उसका इलाज चलता रहा। पर फिर नवंबर 2020 में जब वो 25 साल की हो गई तो उसने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने एक नई चीज के बारे में बताया। उसने बताया कि घर पर सभी लोग उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे और जब 14 साल की उम्र में उसने अपना धर्म छोड़ा तो उसे और भी ज्यादा टॉर्चर किया जाने लगा। हालांकि जब बाद में इसकी जांच की गई तो इसके कोई सबूत नहीं मिले कि घर पर उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि जब उसने अपनी माँ का कत्ल किया था तो वो होश में नहीं थी, पर अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब ना तो वो अपने लिए और ना तो समाज के लिए कोई खतरा है, इसलिए उसे इस मेंटल इंस्टीट्यूट से रिहा कर दिया जाना चाहिए। ठीक उसी टाइम जब मीडिया पर उसका ये इंटरव्यू आया, अचानक से टिकटॉक पर उसकी 7 साल पुरानी कोर्ट की वीडियोस वायरल होने लगी। और टिकटॉक का तो आपको पता ही है कि लोग बिना सोचे समझे बस एक ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं और यहाँ पर भी वही हुआ। लोगों ने बिना सोचे समझे कि इसाबेला ने पास्ट में क्या किया है उसके सपोर्ट में आ गए और उसकी वीडियो के साथ डुएट बनाने लगे और एक यूजर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसने जो अपनी माँ का कत्ल किया है वो इसी लायक थी। इससे हमें पता चलता है कि इंसानियत कहाँ तक गिर चुकी है और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसाबेला दिखने में खूबसूरत और मासूम है। हालांकि इस इंटरव्यू से इसाबेला को ज़रूर फ़ायदा हुआ क्योंकि अगले ही साल जून 2021 में उसे कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट से इस शर्त पर आज़ाद कर दिया गया कि वो लगातार टाइम पर अपने डॉक्टर से थेरेपी लेती रहेगी। कुल मिलाकर इसाबेला ने जो कुछ भी किया वो गुस्से में किया या अपनी बीमारी के चलते, वो अलग बात है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि मुजरिम को उसके रंग रूप, खानदान, रुआब पर नहीं तोलना चाहिए, बल्कि मुजरिम को बस एक मुजरिम की तरह देखना चाहिए। तभी दुनिया में इंसाफ कायम रह सकता है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। और ज़्यादा कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।